हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक बेंचर्स। लास्ट हमने जो अब तक पढ़ा था उसके बाद में लास्ट हमने पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है और उसके बाद हमने देखा था कि मीन स्ट्रेंथ क्या होती है। वहां पर मैंने आपको लास्ट में एक रिलेशन बताया था कि Fm इज इक्वल्स टू FCK प्लस 1.65 सिग्मा। आज हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखने वाले हैं, ये होता क्या है। तो देखना ध्यान से, यहां पर हमने कल देखा था कि Fm को मीन स्ट्रेंथ, FCK को कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड सिग्मा को स्टैंडर्ड डेविएशन बताया गया है। क्लियर है। अब इसको उसी डेफिनेशन को, जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की जो डेफिनेशन होती है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उसमें क्या बताया गया था, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। मतलब 5% रिजल्ट तो उससे नीचे रह सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक जो एफसीके की वैल्यू आपकी डिसाइड होगी उससे बिलो 5% रिजल्ट रह सकते हैं, बट 95% जो रिजल्ट है उस वैल्यू से अबव होने चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास जो रिस्क फैक्टर था वो कितना हो गया इस केस में 5%। तो अब हम इसको थोड़ा सा, इसको हम किससे देखते हैं, प्रोबेबिलिटी कर्व से। देखो, प्रोबेबिलिटी कर्व के लिए थोड़ा सा हमें स्ट्रेंथ का वेरिएशन पढ़ना होगा। स्ट्रेंथ का वेरिएशन पढ़ना होगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वेरिएशन इन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में कितना वेरिएशन होता है, क्लियर है। स्टार्ट करते हैं इसको, वेरिएशन इन स्ट्रेंथ को। तो देखना, जो वेरिएशन इन स्ट्रेंथ है वो बेसिकली मान लो कि आपका जो स्ट्रेंथ के साथ, मतलब ये जो कर्व बनेगा वो फ्रीक्वेंसी और स्ट्रेंथ के साथ बन रहा है। तो देखना, मान लिया हम इसका क्या बना रहे हैं, हिस्टोग्राम बना रहे हैं। हिस्टोग्राम जो आपने 10th में पढ़ा भी होगा, मतलब एक तरीके से इसका एक चार्ट बना रहे हैं। चार्ट बना रहे हैं तो देख रहे हैं हम उस चार्ट के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे मैक्सिमम वैल्यूज होगी, किसी क्यूब की और कम वैल्यू होगी, किसी क्यूब की और कम वैल्यू होगी, किसी क्यूब की और कम वैल्यू होगी। सिमिलरली इस वैल्यू से इधर कुछ ऐसे ग्राफ बन के आते हैं। क्लियर है। तो ये हिस्टोग्राम तो क्या करता है, किसी ग्रुप को डिनोट कर रहा है, किसी ग्रुप के डेटा को डिनोट कर रहा है। ठीक है। तो इससे अगर हम कंटिन्यूअस कर्व बनाते हैं, कंटिन्यूअस कर्व, जिसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व बना रहे हैं। इससे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व का मीन्स क्या होता है कि एक ऐसा कर्व बनेगा जिसका इंटरवल है, इंटरवल क्या रहता है, इक्वल रहता है। मतलब उसके जो डेविएशन का इंटरवल होगा वो इक्वल रहेगा। तो ये जो कर्व है, इसके मीन पॉइंट्स को जब मिलाया जाता है तो इन पॉइंट्स को मिलाने पर एक कर्व फॉर्म होता है। वो कुछ इस फॉर्म में एक नया कर्व फॉर्म हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी और स्ट्रेंथ के साथ। फ्रीक्वेंसी और स्ट्रेंथ के साथ वो कर्व कुछ ऐसा बन के आता है, तो आपने देखा भी होगा। ये कर्व कुछ ऐसा बन के आता है। तो देखना, ये जो है जिस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू है, या इस पॉइंट पर जो मैक्सिमम वैल्यू डिनोट कर रहा है, ये वैल्यू किसको डिनोट कर रहा होगा, मीन स्ट्रेंथ को। क्लियर है। कुछ डेटा मीन स्ट्रेंथ से ज्यादा होंगे, कुछ डेटा मीन स्ट्रेंथ से कम होंगे। मान लिया इंटरवल के अंदर ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपके सिग्मा को डिनोट कर रहा है। मतलब हमने क्या बात की, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व है जिसका इंटरवल क्या रहेगा, इक्वल। तो ये सिग्मा, तो ये वाला पार्ट भी सिग्मा रहेगा। और सिमिलरली इस पार्ट के इधर की अगर बात करते हैं तो ये वाला पार्ट भी सिग्मा होगा और इससे नेक्स्ट वाला पार्ट भी क्या होगा, सिग्मा को डिनोट करेगा। क्लियर है यहां तक। अब देखना ध्यान से, इसको हम और डिफाइन करते हैं। तो देखना, इस पॉइंट को हम बता रहे हैं, ये वाला पॉइंट है वो माइनस सिग्मा हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया -2 सिग्मा, क्योंकि ये एक जीरो पॉइंट मान लिया जिससे अगर इधर हम जाते हैं तो माइनस सिग्मा पॉइंट हो गया, जिससे और इधर हम जा रहे हैं तो कितना हो गया, -2 सिग्मा। और सिमिलरली इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3 सिग्मा। तो देखना, इधर इसका मतलब इधर क्या हो जाएगा, प्लस सिग्मा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 सिग्मा। एंड सिमिलरली अगर इस पार्ट को और एक्सटेंड किया जाए तो यहां पर अपने को क्या मिल जाएगा, प्लस का 3 सिग्मा। ये एक पॉइंट मिल जाएगा आगे जाके। तो देखना, इसका जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है, मतलब एरिया कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं हम, ये पार्ट की,
इस पार्ट की, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सिमिलर है, तो देखना इस पार्ट का जो एरिया होता है वो कितना होता है 0.341 ऑफ टोटल एरिया। मतलब अगर हम पूरे एरिया को यूनिट मान ले तो ये इतना इतना जो पार्ट कंसीडर होता है, ये पार्ट कितना होता है 0.341 टाइम्स ऑफ टोटल एरिया। सिमिलरली अगर हम इस पार्ट की बात करें तो ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है 0.136 ऑफ टोटल एरिया। एंड सिमिलरली अगर इस पार्ट की जो नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, इसकी अगर बात करें तो ये रिमेनिंग पार्ट रह जाता है अपना 0.021 ऑफ टोटल एरिया। तो सिमिलरली ये वाला पार्ट भी कितने का हो गया 0.341 ऑफ टोटल एरिया, ये वाला पार्ट कितने का हो गया 0.136 ऑफ टोटल एरिया, एंड ये रिमेनिंग जो पार्ट रह गया ये वाला पार्ट कितने का हो गया 0.021 ऑफ टोटल एरिया। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ ये एक मीन स्ट्रेंथ ऐसी है, इसका 50% डेटा इधर रहता है, 50% डेटा इधर रहता है। तो आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछ लिया जाता है तो देखना यहां पर इसमें आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मान लो एक ये जैसे पूछ लिया कि एक ऐसी स्ट्रेंथ बताओ या एक ऐसी स्ट्रेंथ की प्रोबेबिलिटी बताओ जो एफएम माइनस सिग्मा की प्रोबेबिलिटी को दिखाती हो। मतलब एक ऐसी स्ट्रेंथ बतानी है जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो एफएम माइनस सिग्मा के बराबर हो। तो देखना ध्यान से, ये टोटल वैल्यू यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है 1 मान ली, टोटल वैल्यू क्या है 1 माइनस। अब हमें एफएम माइनस सिग्मा मतलब इतने इतने पार्ट की प्रोबेबिलिटी बतानी है। इतने इतने पार्ट की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, हमें इस पार्ट की स्ट्रेंथ की प्रोबेबिलिटी बतानी है कितनी होगी। तो उसके लिए देखना यहां पर कितना होगा, यहां से लेके यहां तक का पार्ट टोटल 1 है, 1 में से ये 0.5 का पार्ट गया तो 1 माइनस 0.5। फिर ये वाला पार्ट और माइनस करना होगा तो ये वाला पार्ट कितना है 0.314 ऑफ टोटल एरिया। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट और इधर ऐड हो जाएगा। यहां से हम इसकी रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं जो कि कितनी आएगी, देखना ध्यान से, यहां से अगर हम 0.5 माइनस कर दिया 0.8 माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.841 और यहां से ये कितना हो जाएगा 0.159। या हम इसको परसेंटेज में निकालना चाहें तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 15.9%। क्लियर है यहां तक? इसका चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर अपने को एफएम माइनस सिग्मा की जगह यहां पर पूछ रहे कि एफएम माइनस 2 सिग्मा की एक ऐसी स्ट्रेंथ की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो एफएम माइनस 2 सिग्मा की प्रोबेबिलिटी को दिखाता है, या हमें ऐसा बताना है कि एक ऐसी स्ट्रेंथ की प्रोबेबिलिटी बताओ जो एफएम माइनस 2 सिग्मा को दिखाता है। तो देखना ध्यान से, ये पूरा पार्ट क्या है 1 के बराबर, 1 में से ये वाला पार्ट चला जाएगा माइनस 0.5, फिर ये वाला पार्ट भी इस बार माइनस हो जाएगा। और ध्यान देना कौन कौन सा पार्ट माइनस हो जाएगा, इसमें से अगर ये वैल्यू पूरी यहां से लेके यहां तक की वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है, और 1 में से हम ये वाला पार्ट माइनस कर रहे हैं इतना इतना पार्ट 0.5, 1 माइनस 0.5 यहां तक हमने लिख दिया। अब इसके बाद ये वाला पार्ट भी माइनस करना और ये वाला पार्ट भी माइनस करना है। तो इसका मतलब हम यहां से निकाल सकते हैं 1 माइनस 0.5 प्लस 0.341 प्लस 0.136। तो यहां से जो आंसर आएगा 0.021, ये आंसर हमारे पास आएगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 2.1% की प्रोबेबिलिटी है अगर इसको परसेंटेज में डिनोट करते हैं। तो सिमिलरली आप इसके लिए निकाल सकते हो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि एफएम प्लस सिग्मा की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, और एफएम प्लस 2 सिग्मा की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये हमें एक ऐसी स्ट्रेंथ चाहिए जो एफएम प्लस सिग्मा की प्रोबेबिलिटी को दिखाता हो या एफएम प्लस 2 सिग्मा की। तो आप क्या करोगे 0.5 प्लस ये वैल्यू ऐड कर दोगे और एफएम प्लस 2 सिग्मा के लिए 0.5 प्लस ये वाली वैल्यू ऐड कर दोगे। तो इनको भी कर देते हैं हम थोड़ा सा आगे, देखना ध्यान से, अगर हमें एफएम प्लस सिग्मा की पूछता है तो हमें ये पता है कि ये वाला पार्ट कितने का है 0.5 का, तो 0.5 प्लस ये वाला पार्ट कितने का है 0.341 का, तो ये कितना हो जाएगा 0.341। तो हम क्या कर सकते हैं इसको 0.841 मतलब 84.1% प्रोबेबिलिटी होगी। क्लियर है? ये था वेरिएशन इन स्ट्रेंथ का पार्ट। तो अब देखना ध्यान से, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड
डेविएशन होता है, अब हम उसकी बात करते हैं। ये जो सिग्मा डिनोट किया था, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो देखना ध्यान से, जो हमने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया, इसको हम थोड़ा सा वापस से डिटेल से बना रहे हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को। तो ये कर्व कुछ ऐसा बन के आता है आपके पास। ये वैल्यू कितनी होगी आपकी एफ एम। ये वाला पार्ट किसको डिनोट कर रहा है, सिग्मा को। ये वाला पार्ट भी किसको डिनोट कर रहा है, सिग्मा को। मतलब ये ऑर्डिनेट तो प्लस सिग्मा का हुआ, ये ऑर्डिनेट प्लस 2 सिग्मा का हुआ। सिमिलरली ये वाला पार्ट भी सिग्मा को डिनोट कर रहा है और ये वाला पार्ट भी सिग्मा को डिनोट कर रहा है। तो ये -2 सिग्मा का ऑर्डिनेट हुआ, ये माइनस सिग्मा का ऑर्डिनेट हुआ। तो देखना ध्यान से, यहां पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा, उसका फॉर्मूला निकालने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी का डेटा होता है, फ्रीक्वेंसी का डेटा होता है, फ्रीक्वेंसी का डेटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने दिए गए हैं डिवाइड बाई नंबर ऑफ सैंपल से हम निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी को। तो फ्रीक्वेंसी के लिए तो हम क्या कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप अवेलेबल है, मतलब टोटल नंबर ऑफ ग्रुप की जो स्ट्रेंथ अवेलेबल है वो डिवाइड बाई नंबर ऑफ सैंपल्स। अब बात आती है, इसके अंदर एक वेरिएशन और दिया गया है। अब नंबर ऑफ सैंपल्स m जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 है उसके लिए अलग वैल्यू है, और m जो लेस देन 30 है उसके लिए इसकी अलग वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो देखना सिग्मा का जो फॉर्मूला है दैट इज वो दे रखा है समीशन ऑफ एफ आई माइनस एफ एम का होल स्क्वायर डिवाइड बाई m, अगर नंबर ऑफ सैंपल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 है। तो अगर m की वैल्यू लेस देन 30 है तो सिग्मा की जो वैल्यू है वो ली जाती है समीशन ऑफ एफ आई माइनस एफ एम का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एम माइनस 1। ये कुछ इसके फॉर्मूले दिए जाते हैं सिग्मा के। अब जो प्रोबेबिलिटी जो कर्व बनता है, इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ऑफ 2 पाई e की पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ ले तो हमें ये काम कर देना है। क्लियर है। यहां पर z का जो फॉर्मूला होता है वो होता है f माइनस एफ एम डिवाइड बाई सिग्मा। z की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें फाइंड आउट हो जाएगी तो हम y के ऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो देखना, यहां तक हमने वेरिएशन ऑफ स्ट्रेंथ की बात की। वेरिएशन ऑफ स्ट्रेंथ की बात की तो जो अब हमने डेफिनेशन पढ़ रखी थी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, तो उसकी बात करते हैं, क्या वो इस पर एप्लीकेबल होता है। तो देखना ध्यान से, यहां पर जो एप्लीकेबल होता है उसके अकॉर्डिंग क्या रिलेशन बन के आता है। देखना ध्यान से इसको, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ, ये डेफिनेशन दी थी, इज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। तो देखना ध्यान से, हमने मान लिया कुछ 5% का डेटा ये था जो हमारे किसको दिखा रहा है 5% को, और ये पॉइंट है जो हमारे किसको दिखा रहा है 100% को। तो देखना 5% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, तो इसका मतलब तो कुछ ये हुआ कि इसके अंदर हमारे डेटा आ जाने चाहिए, इससे बाहर डेटा नहीं जाने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 95% डेटा है, मतलब 5% डेटा से तो जो इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, आपको एफ सी के मिलेगा। इस पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा एफ एम मिलेगा, मीन स्ट्रेंथ इसकी हम बात कर चुके हैं। तो देखना ध्यान से कि यहां पर जो वैल्यूज दी गई है, रिलेशन जो बनाया गया था दैट इज एफ एम इज इक्वल्स टू एफ सी के प्लस 1.65 सिग्मा। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो कुछ इसको डिनोट कर रहा होगा 1.65 सिग्मा। क्लियर है। अब हमसे ये पूछ लिया जाए, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए, जो गेट एग्जाम में एक बार पूछी भी जा चुकी है। गेट में क्या पूछा गया है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 50% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। ये दे रखा था उसने, क्या बोल रखा था, क्वेश्चन क्या दे रखा था, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम एफसी कैसे लिख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 50% टेस्ट रिजल्ट्स आर expected to fall
देन FCK विल बी, मतलब उसने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पूछी थी, क्या होगा? ए ऑप्शन दे रखा था ग्रेटर देन FM, बी ऑप्शन था लेस देन FM, सी ऑप्शन था इक्वल्स टू FM और डी ऑप्शन था नन ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन दे रखे थे। अब ध्यान देना इस क्वेश्चन में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 50% टेस्ट रिजल्ट्स आर। इसने क्या कहा, जब 5% था तो हमारा डेटा ये था, अब इसने क्या कह दिया 50% हमारा डेटा कहां आ जाता है, यहां पर नॉट मोर देन 50% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। इस बार हम क्या करेंगे, फॉर्मूले ये कंसीडर होगा, तो FCK भी इसी पॉइंट पे डिफाइन होगा और FM भी इसी पॉइंट पर डिफाइन होगा। तो इस टाइम जो FCK है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, वो किसके इक्वल हो जाएगी, इक्वल्स टू FM। अगर आप यहां मान लो एक नया क्वेश्चन बनाना चाहे कि ये बोल दे कि 50% की जगह क्या दे दे 40% दे दिया, क्या बोल दिया, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 40% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू होल्ड। 40% का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ यहां पे मान लेते हैं, मतलब इस बार ये क्या कहना चाह रहा है, FCK आपका इस पॉइंट पर है। अगर FCK इस पॉइंट पर है तो इस बार अभी वैल्यू क्या रहे, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, FCK का FM के साथ क्या रिलेशन हो जाएगा, FCK है वो लेस देन रह जाएगा FM के। अब अगर इसको 50% से भी मॉडिफाई कर दे और इसको ये कह दे, मान लो 70% कह देता है, इसको क्या कह देता है 70%, क्या कहता है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 70% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। तो 70% अगर रिजल्ट आते हैं, 70% अगर रिजल्ट आते हैं तो 70% कुछ यहां पर एग्जिस्ट करेगा, तो इस बार FCK यहां पर आ रहा है, तो इस बार FCK किसके इक्वल, FCK का FM के साथ क्या रिलेशन हो जाएगा, ये वाला रिलेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हमने बेसिक 3 क्वेश्चन किए जो FM और FCK को रिलेट करते हैं। अब देखना ध्यान से, एक नोट पॉइंट और याद रखना कि जो FM है मीन स्ट्रेंथ है, इट इज ऑल्सो नोन एज टारगेट मीन स्ट्रेंथ, जो हर मटेरियल चाहता है अचीव करना। देखना ध्यान से, क्यों चाहता है उसका भी रीजन है। एक चीज ये बताओ, जितना FM, अगर मैं बात करता हूं FM इज इक्वल्स टू FCK प्लस 1.65 सिग्मा क्या है, डेविएशन। अब ये बताओ, जितना ज्यादा डेविएशन होगा, मतलब डेविएशन होगा जितना ज्यादा, सिग्मा की वैल्यू बड़ी होगी उतना ये पोर्शन बड़ा होगा, और किसी चीज में जितने ज्यादा डेविएशन होते हैं उतना ही उस चीज की प्रॉपर्टी क्या होती जाती है, खराब होती जाती है। मतलब यहां पर हम ये कह सकते हैं एज सिग्मा इंक्रीजेज, मतलब डेविएशन इंक्रीज होता है, तो जो पुअर क्वालिटी कंक्रीट मिलती है हमें, पुअर क्वालिटी कंक्रीट मिलती है। अब अगर सिग्मा की वैल्यू डेविएशन कम होंगे तो हमें क्या मिलेगी, गुड क्वालिटी कंक्रीट, गुड क्वालिटी कंक्रीट, मतलब उसके बीच में डेविएशन की इसकी वैल्यू कम है। तो हर मटेरियल ये चाहता है कि उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, हर मटेरियल क्या चाहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम हो, और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम होगी तो हर मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नियर बाई किसके पहुंच जाएंगे, FM के। तो इसीलिए कहा जाता है कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ एक ऐसी स्ट्रेंथ होती है जो हर मटेरियल अचीव करना चाहता है। यहां पर हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से रिलेटेड टॉपिक खत्म होता है। दैट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कंक्रीट के लिए काम में लिए जाते हैं। मतलब अब तक हमने पढ़ रखा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यहां ये पढ़ रखा है कि डिफरेंट टाइप के, जब हम सॉम पढ़ते हैं तो हमारे पास 4 टाइप के मॉडुलस आते हैं काम में। फर्स्ट वन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सेकंड वन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थर्ड वन बल्क मॉडुलस, एंड फोर्थ वन हमारे पास मॉडुलस के अंदर कंसीडर किया जाता है पॉइजन रेशियो। बट आरसीसी में कंक्रीट के लिए 3 टाइप के यंग्स मॉडुलस कंसीडर किए जाते हैं। वहां पर हमने यंग्स मॉडुलस एक पढ़ा था, ई, ठीक है। अब उस मॉडुलस को यहां पर फर्दर डिफाइन किया गया है, तो हमारी नेक्स्ट स्टडी हो जाएगी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर कंक्रीट। कंक्रीट के लिए कितने टाइप के यंग्स मॉडुलस होते हैं, हम उनके नाम को कुछ यहां लिख रहे हैं। फर्स्ट वन, फिर हम उसको डिफाइन करेंगे ईच को। यंग्स मॉडुलस
यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एट ओरिजिन। इसका अल्टरनेट नेम है डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये हम उसका अल्टरनेट नेम लेते हैं। सेकंड मॉडुलस एंड थर्ड वन टेंजेंट मॉडुलस। थर्ड वन क्या नाम हो गया? टेंजेंट मॉडुलस। देखो इसका एक और अल्टरनेट नेम होता है, वो हम अभी देखना ध्यान से क्या होता है। इसका जो हम टेंजेंट मॉडुलस है, यहां पर इसको इनिशियल ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो इसको इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस भी बोलते हैं। इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस भी बोला जाता है। तो हम इसको डिनोट करेंगे EIT से, सबस्क्रिप्ट में IT। IT का मतलब क्या हो गया? इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। इसको सेकंड मॉडुलस को दिखाएंगे ES से और टेंजेंट मॉडुलस को दिखाएंगे ET से। अब हम यहां से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो पढ़ते हैं। उसके लिए हमें कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पता होना चाहिए। तो देखना ध्यान से, कंक्रीट का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखते हो तो वो कुछ एक्चुअल कुछ ऐसा होता है। ठीक है, एक्चुअलिटी कुछ ऐसा होता है, बट जो IS 456 है वो इसको क्या मान लेता है? कुछ ऐसा मान लेता है। तो ये जो कर्व है ये एज पर IS 456 2000 के अकॉर्डिंग है और ये जो कर्व है ये एक्चुअल कर्व है। ठीक है, देखना ध्यान से। तो इसका मतलब यहां से एक क्वेश्चन और क्लियर होता है। यहां पर जो स्ट्रेन की वैल्यू होती है वो होती है 0.002। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, देखो ये वाली एक्सिस क्या होती है? स्ट्रेन एक्सिस। ये वाली क्या होती है? स्ट्रेस एक्सिस। ठीक है, तो देखना ध्यान से, जो स्ट्रेस है मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो किस स्ट्रेन पर अगर होता है कंक्रीट में? 0.002 स्ट्रेन पर या 0.2% स्ट्रेन पर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम यहां लिख सकते हैं मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस अकर्स एट 0.2% स्ट्रेन। बात समझ में? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखना ध्यान से। अब बात करते हैं तीनों मॉडुलस की। क्लियर है? तो ध्यान से देखना, फर्स्ट वन है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एट ओरिजिन, या डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। क्लियर है? ध्यान से समझना इसको क्या होता है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एट ओरिजिन होता है कि मान लो ये इसकी इलास्टिक लिमिट है। अभी हम इसको क्या दिखा रहे हैं यहां पर? इसकी ये इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट को डिफाइन कर रहा है। अब देखना ध्यान से कि ये क्या कहता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एट ओरिजिन, कि ओरिजिन पे या फिर विद इन इलास्टिक लिमिट जो कर्व की जो स्लोप होगी उसको हम क्या बताएंगे? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एट ओरिजिन, या डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। और अब तक हम जानते हैं जब भी किसी कर्व की स्लोप बतानी होती है तो यहां पर उस स्लोप के लिए हमें क्या करना होता है? उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी होती है। और टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे तो उसका जो स्लोप दिखाएगा ये मान लो थीटा IT हो गया। ये जो इसका जो एंगल शो कर रहा है वो क्या हो गया? थीटा IT। ध्यान देना, इस थीटा को बाद में हम रिलेट करेंगे यंग्स मॉडुलस से, EIT से। ये क्या हो गया? एंगल हो गया किसका? इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस के रेस्पेक्ट, इनिशियल टेंजेंट के रेस्पेक्ट में ये एंगल हो गया है। सेकंड डेफिनेशन। सेकंड मॉडुलस क्या होता है? तो देखना ध्यान से, सेकंड मॉडुलस क्या होता है? कर्व के किसी भी पॉइंट से, मतलब कोई भी एक लाइन यहां से हम खींचेंगे, मान लो IS 456 वाला है, मान लो ये पॉइंट लिया, उस पॉइंट से एक लाइन को हम ओरिजिन से मीट करेंगे। ओरिजिन से मीट करेंगे तो उसकी जो स्लोप डिनोट की जाएगी उसको बोलेंगे हम सेकंड मॉडुलस। तो मतलब इस पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो कुछ ऐसी स्लोप बन के आती है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो किसको दिखाएगा? थीटा एस को। और थीटा एस के रेस्पेक्ट में आगे बात करेंगे कि इसको ES से कैसे रिलेट किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड वन पॉइंट होता है
जो टेंजेंट मॉडुलस क्या होता है कि एक ऐसा मॉडुलस जो कर्व के किसी भी पॉइंट पर अपनी टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। मान लो ये पॉइंट लिया, यहां पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होगा वो किसको डिनोट करेगा? थीटा टी को। अब ध्यान से देखना एक चीज, बहुत छोटी सी चीज है। हम पढ़ के आए थे कि हुक्स लॉ क्या होता है? आरसीसी के अंदर हुक्स लॉ वैलिड होता है। हुक्स लॉ वैलिड होता है तो जो थीटा है, मतलब हम यहां ये कह सकते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सो में पढ़ा था, तो यहां से हम सिग्मा इज इक्वल्स टू ई इंटू अपसाइलन। क्लियर है? तो यहां पर हम ई इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं? सिग्मा अपॉन अपसाइलन। मतलब हम ये बोल सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब मान लिया विद इन इलास्टिक लिमिट कर्व कैसा है? विद इन इलास्टिक लिमिट कर्व कैसा है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन है कर्व, तो देखना ध्यान से, कर्व अगर स्ट्रेट लाइन है, मान लो ये कुछ स्ट्रेट लाइन ऐसा बनाएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा, ये वाली वैल्यू स्ट्रेन को दिखाएगी, ये वाली वैल्यू स्ट्रेस को दिखाएगी, तो ये थीटा हो गया। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? सिग्मा अपॉन अपसाइलन। और सिग्मा अपॉन अपसाइलन किसके बराबर था? E के बराबर। तो tan थीटा को हम दूसरे नाम से किससे जानते हैं? स्लोप। मतलब जो भी कर्व लिया उसकी स्लोप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब किसी भी कर्व की स्लोप को हम E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर हमने देखा, तो इसका मतलब मैं इस थीटा आई टी को किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? E आई टी से। और थीटा एस को किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? ई एस से। और इस थीटा टी को किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? ई टी से। यहां तक बात समझ में आई क्या? अब देखना इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या होता है। तो यहां पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट ये कैसे बिहेव करते हैं और उसके बाद ये कैसे बिहेव करते हैं, मतलब इलास्टिक लिमिट से बियॉन्ड कैसे बिहेव करते हैं। तो फर्स्ट वन हम पढ़ रहे हैं ई आई टी को। पहले हम इनको पढ़ लेते हैं, देखना ध्यान से। ई आई टी है इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस है, उसको ई सी से भी डिनोट किया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज, कोड के अकॉर्डिंग इसकी जो डेफिनेशन दी जाती है या इसकी जो वैल्यू दी जाती है 5000 रूट एफ सी के। 5000 रूट एफ सी के। यहां तक क्लियर? अब देखना ध्यान से, इसका मतलब ये, इसको हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया। इसका मतलब एज ग्रेड ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेज, तो यहां पर ई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। एक क्वेश्चन ये भी याद रखना कि जैसे जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ई की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, मतलब यंग्स मॉडुलस की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अब सेकंड वन, सेकंड मॉडुलस, ये जनरली इसको बताया जाता है, जो डिजाइनिंग में प्रेफर किया जाता है वो सेकंड मॉडुलस को किया जाता है। अब थर्ड वन, टेंजेंट मॉडुलस के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि किसी भी कर्व पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो किसी भी पॉइंट पर, और उस पर जो स्लोप रिप्रेजेंट होगी उस कर्व की, उसको बोलेंगे टेंजेंट मॉडुलस। अब बात ये आती है कि इसको प्रेफर किया जाता है तो इसकी वैल्यू इसके बराबर कैसे ले ली जाती है। तो उसके लिए हमें विद इन इलास्टिक लिमिट और बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट दो स्टडी करनी होगी। दो स्टडी वो क्या होगी देखना, ध्यान से देखना इसी चीज को। यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, मान लो दो कर्व बना रहे हैं, एक इधर और एक इधर, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं, इस कर्व में बात करेंगे विद इन इलास्टिक लिमिट, और इसमें बात करेंगे हम बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। देखना ध्यान से, ये कुछ रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं, कुछ कर्व बनता है कंक्रीट का एज पर IS 456, ये कुछ कर्व बनता है। अभी हमने इसके वैल्यूज मांग नहीं की है, ये स्ट्रेस को दिखा रहा है, ये स्ट्रेन को दिखा रहा है, ठीक है। यहां पर हम स्ट्रेस लिख देते हैं और ये स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाली वैल्यू भी स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखना ध्यान से, मान लो विद इन इलास्टिक लिमिट की बात करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन,
इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस क्या कहता है? इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस क्या कहता है कि आप इलास्टिक रीजन के अंदर कहीं भी एक पॉइंट लो, उसको उस पॉइंट पर, मान लो मैंने ये इलास्टिक लिमिट के अंदर ये पॉइंट ले लिया ओरिजिन का, इस पॉइंट पर मैं एक क्या करूंगा, लाइन ड्रॉ करूंगा, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो उसके साथ जो स्लोप होगी वो किसको दिखाएगी? ई आई टी को। ये डेफिनेशन थी हमारी फर्स्ट। सेकंड वन, सेकंड मॉडुलस क्या कहता है? सेकंड मॉडुलस कहता है कि कर्व पर कोई भी एक पॉइंट डिफाइन करो, मान लो विद इन इलास्टिक लिमिट पॉइंट डिफाइन करना था, हमने ये पॉइंट डिफाइन कर दिया, पॉइंट डिफाइन कर दिया, उसको हमने ओरिजिन से मिला दिया, उसको हमने क्या किया, ओरिजिन से मिला दिया, और उसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी? सेकंड मॉडुलस को डिनोट करेगी। सेकंड वन हो गया। थर्ड वन, टेंजेंट मॉडुलस क्या कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट आप कोई भी एक पॉइंट लोगे, मतलब अब हम बात किसकी करें? विद इन इलास्टिक लिमिट की, तो बार बार हम ये वर्ड काम में लेंगे। विद इन इलास्टिक लिमिट आप कर्व का यही मान लो ये एक पॉइंट था, इसी को डिफाइन करना है, तो इस पर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देख लेना, यही क्या हो जाएगा? ई टी। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो यहां से हमें देखने से ये पता चल रहा है कि ई आई टी और ई एस तो इक्वल है, और ई आई टी और ई एस है, ये दोनों तो इक्वल है, और इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? संगत कोण जिसको बोलते हैं वो ई टी है। इसका मतलब विद इन इलास्टिक लिमिट ये तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसीलिए हम सेकंड मॉडुलस जो डिजाइनिंग में प्रेफर किया जाता है उसकी वैल्यू हम कितनी ले लेते हैं? 5000 रूट एफसी के कंसीडर कर लेते हैं। तो हमारी जो आरसीसी की पूरी जितनी भी डिजाइन होती है वो सेकंड मॉडुलस के बेस पे की जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसको बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट इसको दिखाना है तो क्या करना है? देखना ध्यान से। बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट के लिए मान लो ये इसकी क्या है? इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट ये है, तो इससे पहले हमने डेफिनेशन क्या दी थी इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस की? कोई एक ऐसा मॉडुलस जो इलास्टिक लिमिट के अंदर जो कर्व को, जिसको स्ट्रेट लाइन माना जाता है, उस कर्व की स्लोप को रिप्रेजेंट करे। मान लो ये कुछ ऐसा था, इसको हमने क्या बता दिया? ईआईटी। अब बात करते हैं इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, तो दिखा दिया। अब सेकंड वन बात करते हैं सेकंड मॉडुलस की, तो सेकंड मॉडुलस कुछ यहां मान लिया इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग, तो इसको जब ओरिजिन से मीट करेंगे, तो इसको जब ओरिजिन से मीट किया जाता है तो उसकी जो स्लोप रिप्रेजेंट की जाती है उसको क्या बता देंगे? सेकंड मॉडुलस। और मान लो सेम इसी पॉइंट पर टेंजेंट मॉडुलस को डिफाइन कर रहे हैं, तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो स्लोप होती है उसको क्या बोलेंगे? टेंजेंट मॉडुलस। तो देखना ध्यान से, अब हमें ये पता है कि tan थीटा, मतलब देखो ध्यान से, एज थीटा इंक्रीजेज tan थीटा इंक्रीजेज, और tan थीटा इंक्रीजेज दैट मींस E इंक्रीजेज। क्यों? क्योंकि यहां पर जो वैल्यू की रेंज है वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक है, और हमें पता है tan 0 की वैल्यू है, ये जो वैलिड होगा वो 0 से 90 के बीच में वैलिड होगा, क्योंकि tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0, और tan 90 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। तो इसका मतलब 0 से 90 के बीच में tan की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो E की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और E की वैल्यू जितनी इंक्रीज होगी, मतलब एंगल जितना बड़ा होगा उतनी E की वैल्यू होगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? ये वाला। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? EIT की। फिर उसके बाद जो उससे छोटा जो एंगल है वो सेकंड मॉडुलस का है, इसीलिए ये इससे कुछ छोटा हो गया, और सबसे छोटा एंगल किसका है? टेंजेंट मॉडुलस का। तो अगर बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट डिफाइन किया जाए तो उनका रिलेशन कुछ इस तरीके से बनता है। यहां पर हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर कंक्रीट खत्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में, क्रिप। जो क्रिप का इफेक्ट क्या होता है, क्रिप की कंप्लीट स्टडी करेंगे। जो अब तक हमने जितना भी पढ़ा उसके बारे में कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर भी अपने डाउट्स भेज सकते हैं। थैंक यू।